तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था सॉल्यूशंस, है ना। सॉल्यूशंस का पार्ट 1 कवर किया था। सॉल्यूशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। इस लेक्चर्स में हम सॉल्यूशंस के बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। होप सो आप सभी ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, अपन अब उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था कि अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रिपेयर्ड एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। निकालना क्या है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है IMRT, जहां पे आई क्या होता है अपना, आई होता है अपना वांट ऑफ फैक्टर। आई इसमें क्या हो गया, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वांट ऑफ फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एम क्या हो गया अपना, मोलरिटी, ठीक है, एम मोलरिटी हो गया, मोलरिटी भी अपने को गिवन है। आर क्या हो गया अपना, आर हो गया अपना गैस कांस्टेंट, वो भी अपने को गिवन है। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, तो फॉर्मूला में रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अपने को पता है, ये हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सिर्फ अपन ने फॉर्मूला वैल्यूज रखी तो अपना आंसर क्या आ गया, 4.93। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं, ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर था कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सॉल्यूशन। अपने क्या चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन, अपने चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि जो भी गैसेज हैं वो एक लिक्विड में कैसे मिलेगी, ठीक है। सॉलिड एक लिक्विड में कैसे मिलेगा, सॉलिड सॉलिड में कैसे मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें सॉल्यूशंस में ही आती है। कुछ सॉल्यूट होते हैं, कुछ सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। अपन ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा कि जब सॉलिड लिक्विड में घुलेगा, जैसे कि जब भी एक अपन ने एक लिक्विड लिया है, ये एक सॉल्वेंट हो गया और इसमें अपन ने सोल्यूट डाला, तो इसके लिए कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, मास परसेंटेज होता है। अपन ने और क्या क्या डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया सॉल्वेंट का। ये सारी चीजें हमने क्या की, डिस्कस करी थी इसके बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने देखा था कि अगर कोई भी सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, है ना। उसके ऊपर वेपर प्रेशर होगा, और वो वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा, सोल्यूट डालने के बाद मोल फ्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सॉल्वेंट के, है ना। तो वो सब हमने राउल्ट्स लॉ में देखा, इसका एक फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने देखा कि यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज पढ़ा था, ठीक है। ये चारों हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। इन सब के हमने जो भी फॉर्मूलाज होते थे वो देखे थे, और आई देखा था हमने कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया था, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन देख लिया था, सॉल्युबिलिटी देख ली थी गैसेस की, सॉलिड की, और सॉल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है वो देख लिया था, राउल्ट्स लॉ देख लिया था हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली थी, वेपर प्रेशर, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ये सारी चीजें हमने रिकॉल भी कर ली कि हाँ ये सारी चीजें होती थी, इनके कुछ तो भी फॉर्मूलाज होते थे, और ये कैसे हम केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन चैप्टर में अप्लाई करते थे, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर, और हेनरीज लॉ, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉलिड्स तो हम देख चुके हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन भी हम देख चुके हैं। जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज है ना, ये हम देखेंगे इधर हेनरी लॉ, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, है ना, सिंपली समझेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारा टॉपिक है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेल्प determine the molecular mass of a solute by relating the observed change in properties, ठीक है। कुछ तो भी अपने को बताया गया है कि कुछ भी ऑब्जर्व चेंज हुआ तो हम उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जैसे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, हमें जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या हो, जैसे कि एक एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का अपना फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है,
आई इंटू के बी एम। ये अपना किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। ठीक है, तो अगर अपने को, ठीक है, अगर अपने को ये गिवन है, अपने को गिवन है कि यार कितना एलिवेशन हुआ है, अपने को वांट ऑफ फैक्टर गिवन है, अपने को केबी जो कांस्टेंट है वो गिवन है, ठीक है, और जो मोलैलिटी आएगी, है ना, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो अपने को अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, और अपने को वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स से अपन इसको, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलो अपन बेसिक से जाते हैं। ठीक है, अपने को ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो होते हैं वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर हमें ये निकालना है, ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होना चाहिए, है ना, इस ये निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ये मोल्स पता होना चाहिए, और अगर मोल्स हमें पता करना है तो उसके लिए ये मोलरिटी पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें मोलरिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सिंपल समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तुम क्या निकालो, सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यार जैसे अपने को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अब इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो गया और पूरी खिचड़ी बन गई। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अपने को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या निकाल लो, सबसे पहले तुम मोलैलिटी निकाल लो कि मोलैलिटी क्या होगी। अपने को ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, मोलैलिटी निकाल ली, ठीक है, मोलैलिटी निकल गई। मोलैलिटी निकालने के बाद मोल्स निकाल लो। मोल्स किस किस का यूज करके निकालोगे? जो अपन ने अभी मोलैलिटी निकाल ली उसका यूज करके, और केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा उसका यूज करके। अब इन दोनों का यूज करके तुम्हारे मोल्स आ गए। अब मोल्स के बाद अपन मोलर मास निकाल लो। वो कैसे निकालोगे तुम? मास ऑफ द सोल्यूट अपने को पता है और मोल्स अपने को पता है, इन दोनों का यूज करके अपन क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गई। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है तो उससे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। अब तुम पूछोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा, मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि तुमसे कभी भी मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो ये देखो कि क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास पूछा गया और क्या क्या चीजें गिवन है, अगर उसमें तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जिक्र है तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो। मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो। उसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तो जो भी चीजें हैं वो देख लो, जो अननोन है उस पे जाओ, फिर उसके अंदर जाओ, उसके अंदर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये गिवन है तो फिर इसके अंदर जाओ, इससे क्या अपन मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ट्रैवल्स करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि यार हाँ ये निकालना है और ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगेंगे। बेसिक आइडिया लेना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट्स निकालना है तो क्या, पहले मोलरिटी निकाल लो, उससे फिर मोल्स निकाल लो, मोल से मोलर मास निकाल लो। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अपन ने जब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो आगे क्या है, डिस्कशन ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये क्या होता है ना। तो अपन ने एक चीज समझी थी, वांट ऑफ फैक्टर। मतलब जैसे कि हमने समझा था कि यार जब हमने किसी भी सॉल्वेंट में वाटर मान लेते हैं, इसमें जब हमने NaCl डाला तो हमें लगा कि ये 1 मोल है, पर ये 1 मोल नहीं रहता, क्योंकि वाटर में जाने के बाद ये डिसोसिएट हो जाता है Na+ में और Cl- में, तो ये क्या हो जाता है, 2 मोल हो जाता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट तो बढ़ गया, ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होगी, तो इसकी वजह से हम वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि यार हम किसी भी चीज से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, अपने पास कुछ भी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, उससे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो जब इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले में जब हम वांट ऑफ फैक्टर को भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब डेल्टा TF TB इज इक्वल टू आयोटा जी, है ना, जब इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये जो ये है, इसे ही अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जब हम इसका यूज नहीं करेंगे वांट ऑफ फैक्टर का, तो हमारा कुछ और मॉलिक्यूलर मास आएगा।
जब हम इसका यूज करेंगे तो अपना कुछ और मोलिकुलर मास आएगा, उसी को ही हम एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। तो समटाइम्स द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास differs from the theoretical value due to association, molecular clumping और dissociation, ions forming। समझ रहे हो? मैंने मान लो Na+ का मोल 1 मोल डाला और Cl- का 1 मोल डाला, अब बाई चांस ये दोनों जुड़ गए किसी रिएक्शन वगैरह से, ये दोनों जुड़ गए, तो मैंने 2 मोल डाले थे, अब बचा क्या, 1 मोल बचा, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर क्लम्बिंग, एसोसिएशन हो गया। और मैंने ये डाला था, NaCl डाला था और इन दोनों में टूट गया, इसे क्या होता है, डिसोसिएशन। मतलब कुछ तो भी चेंज हुआ है, उससे वांट ऑफ फैक्टर में फर्क पड़ेगा। तो द वांट ऑफ फैक्टर I corrects this by representing the number of particles the solute produce, है ना, तो ये करेक्ट कर देता है वांट ऑफ फैक्टर। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट I is equal to 1 होता है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl है उसके लिए I is equal to 2 होता है। तो बट द रियल सॉल्यूशन में शो डेविएशन, जो रियल सॉल्यूशन ऑब्वियसली, ये तो हम आइडियली बात कर रहे हैं, रियल सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली डेविएशन शो कर सकते हैं, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, और फिर हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है वो डिफरेंट है किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है, उसी को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है उसका डिस्कशन कर लिया। ठीक है, हमने सारी चीज डिस्कस की। अब जो हेनरी लॉ है उसको ध्यान से समझो। ठीक है, हेनरी लॉ में क्या होता है ना कि इसमें दो फॉर्मूलाज है, और बेसिकली होता क्या है कि कोई एक फॉर्मूला बता देगा तुम्हें, है ना, तो तुम कंफ्यूज होगे कि ये वाला यूज करें वो वाला यूज करें, इनकी चीजें क्या होती है, हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो हेनरी लॉ का सबसे पहले तो अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, क्या होता है, तो द पार्शियल प्रेशर P ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं कि हेनरी लॉ किसके लिए है। जैसे कि ये अपना एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में मतलब इस लिक्विड में, है ना, अपन मानते हैं एक लिक्विड है, इसमें जो सोल्यूट होगा ना वो गैसेस फॉर्म में होगा, गैस होगा। तो हम ये देखेंगे कि गैस लिक्विड में कैसे घुलता है। हेनरी लॉ में हम ये देखेंगे कि गैस लिक्विड में कैसे घुलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में घुलता है ना, वैसे। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जो हेनरी लॉ ये बताता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जब जैसे कि ये गैस जब इसमें मिल जाएगी, गैस के पार्टिकल्स इसमें मिल गए, तो यहाँ पे जो पार्शियल, ये जो इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, गैस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रिक्शन इन द सॉल्यूशन। तो जो गैस का मोल फ्रिक्शन रहेगा ना xg, है ना, जो गैस का जो सोल्यूट पार्टिकल का मोल फ्रिक्शन रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इसका फॉर्म में क्या लिखा जाता है यहाँ पे, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करें कि P जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस। तो इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है kh, और इनटू क्या कर देंगे अपना ये x। तो ये जो kh है इसको बोलते हैं हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट क्या हो गया, बार, किलो बार, ये सब इसका यूनिट होता है। जो प्रेशर का यूनिट होता है वही इसका यूनिट होता है। तो ये तो फॉर्म ए हो गया, मतलब हेनरी लॉ को हम ऐसे समझ सकते हैं। हेनरी लॉ ये कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। एक और फॉर्म टू क्या कहता है हेनरी लॉ का कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, है ना, अपने को पता है ये लिक्विड है, इसमें कुछ तो भी गैस घुल गई। ठीक है, तो the solubility of the gas in the liquid is directly proportional to its partial pressure above the liquid। ये समझते हैं कि solubility of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas। इसका भी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये k डैश आएगा और p, है ना। अब यहाँ पे समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस का वो उतना ज्यादा सोल्यूबल है। ये बात क्लियर हुई इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि यार जितना ज्यादा उसका मोल फ्रिक्शन रहेगा उसका उतना ज्यादा पार्शियल फ्रिक्शन रहेगा। तो जिसका जितना ज्यादा पार्शियल मतलब पार्शियल प्रेशर रहेगा, है ना, उसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा है तो इसका मोल फ्रिक्शन भी ज्यादा है, पार्शियल फ्रिक्शन ज्यादा है इसका मोल फ्रिक्शन
इस पर्टिकुलर लिक्विड में ज्यादा है, तो अगर मोल फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर लिक्विड में ज्यादा है तो इसकी सोल्युबिलिटी भी तो ज्यादा हुई, है ना। इस पर्टिकुलर लिक्विड में अगर ज्यादा गैस घुल पा रही है तो उसकी सोल्युबिलिटी भी तो ज्यादा हुई, ठीक है ना। तो ऐसे दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या आता है ये समझते हैं। जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू एक्स आया, मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, इसमें ये कांस्टेंट आया। इसमें क्या आया है, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इसके लिए ये एक हेनरी कांस्टेंट आया है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि ये वाला हेनरी कांस्टेंट और ये वाला हेनरी कांस्टेंट सेम नहीं, इन दोनों को कभी सेम अज्यूम मत करना। ये दोनों हेनरी कांस्टेंट अलग है, इसका जो अपना यूनिट आता है ना वो बार आता है, इस वाले का जो यूनिट आता है वो क्या आएगा, जैसे कि सोल्युबिलिटी का अपना मोल पर लीटर आता है, ठीक है। इसका जो अपना यूनिट अगर अपने को फाइंड करना है, और ये प्रेशर का क्या आता है बार आता है, तो इसका कुछ मोल पर लीटर बार इनवर्स, है ना, ये सब कुछ आएगा। बात समझ में आई। तो ये वाला जो हेनरी कांस्टेंट है और ये वाला हेनरी कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग है। तो अब तुम्हें पूछा जाए कि यार जब भी हमें हेनरी लॉ लगाना है, हेनरी लॉ लगाना है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि हम कौन सा हेनरी लॉ लगाएं। तो देखो वो पता चलेगा तुम्हें यूनिट से, यूनिट देख के, कि अगर बार यूनिट है, हेनरी जो कांस्टेंट है उसके पीछे बार की यूनिट है, तो तुम्हें ये वाला लॉ लगाना है। और अगर मोल पर लीटर बार की जो ये यूनिट है अपनी, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये देखना है। और अगर अपने को यूनिट वगैरह नहीं दे रखी, सिंपल वैल्यू वगैरह दे रखी, वैसे तो क्वेश्चन में यूनिट वगैरह दे रखी होती है, पर अगर बाई चांस, बाई एनी चांस अगर यूनिट वगैरह नहीं दे रखी है, तो यू विल फॉलो दिस वाला फॉर्म ए वाला रूल, ठीक है ना, ये वाला लगा देना फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ना देखो, जैसे कि जो हेनरी वाला लॉ होता है ना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सब मान लेते हैं कि यार ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट सेम है, तो इससे बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, पता ही नहीं चलता भाई कि कौन सा लॉ हम लगाएं, है ना। तो ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया तुम्हारा कि तुम कौन सा लॉ लगाओगे और किससे देखोगे, तुम यूनिट से देख लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी लॉ किसके लिए होता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फॉर्म बी वाला क्या बता रहा है कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। फॉर्म ए वाला क्या बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, ठीक है। ये समझते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अभी तक हाँ, तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। इफ द हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर इज दिस, जो हेनरीज कांस्टेंट है ऑक्सीजन का इन वाटर, कोई भी गैस है, ऑक्सीजन अपनी गैस है, वो वाटर में घुलने का उसका क्या हेनरी कांस्टेंट क्या है ये, यहाँ पे तुम्हें ये यूनिट पता चल रही है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू K डैश P वाला, ठीक है। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 इज दिस, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन गैस, ये दे रखा है अपने को, क्या है ये अपना 1.3 into 10⁻³ ये दे रखा है अपना, क्या है 0.21, सोल्युबिलिटी निकाल लेंगे, इजीली निकाल। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक एप्लीकेशन हो गई कि हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। हेनरी लॉ क्लियर हुआ, हेनरी लॉ के दोनों फॉर्मूला क्लियर हुए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये क्लियर हुआ, कौन सा कांस्टेंट है ये वाली चीज क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में अपन ने क्या देखा कि कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी, है ना, कि यार लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, या फिर सॉलिड सॉलिड का देखा अपन ने, है ना, लिक्विड में अपन ने गैस का देखा, वो सारी चीजें देखी। राउल्स लॉ देखा कि यार वेपर प्रेशर किस प्रकार से डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, उसमें 4 अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, उन सबके फॉर्मूलाज देखे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा अपन ने, कैसे कैलकुलेट करना सीखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। उनके फॉर्मूलाज यूज करके वहीं से मॉलिक्यूलर मास अपन ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट जाना कि यार वो क्या होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद हमने हेनरी लॉ जाना, हेनरी लॉ में हमने 2 फॉर्मूला देखे, कब कौन सा यूज करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, उसकी यूनिट देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते। तो अब ये है PYQ, ये अपना क्या होगा PYQ, एनसेट का PYQ।
क्वेश्चन बोलता है कि द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन इज। अपने को क्या बतानी है, अपने को बतानी है मोलरिटी। कैसे बताएंगे, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, मोलरिटी इज इक्वल टू अपना हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया अपना मोलरिटी। क्या अपने पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर है, अरे हाँ भाई, लेकिन ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 लीटर हो जाएगा। अब मोल, क्या अपने पास मोलरिटी है, मोलरिटी तो अपने को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है कि नहीं, सोल्यूट क्या है अपना NaOH, ठीक है। तो NaOH का अपने को क्या दे रखा है, हाँ NaOH का अपने को क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 10 वेट दे रखा है, तो NaOH का मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोलिकुलर मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, Na का क्या दे रखा है 23, ऑक्सीजन का क्या दे रखा है 16, हाइड्रोजन का क्या दे रखा है 1, ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा अपना मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। तो इसका मोल निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.25 मोल। नंबर ऑफ मोल निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को पता है, मोलरिटी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा N/V इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻1 मोलर। तो अपना पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल PYQ, बेसिक मोलरिटी का अपने को फॉर्मूला पता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, बहुत ही इजी सवाल है। PYQ आया था, आगे बढ़ते हैं। एक ये PYQ आया, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। जो तुमने हेनरीज लॉ पढ़ा है ना, उसका यूज होगा इसमें अच्छे से। अपने को बोला गया है कि द वैल्यूज ऑफ KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन K बार फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट इतना, ये अपने को टेम्परेचर दे रखा है और ये अपने को यूनिट दे रखी है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट ये है। और गिवन बिलो तीन गैसेस का अपने को क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस A इन वाटर विल बी द हाईएस्ट एंड द गैस B विल बी द लोएस्ट। तो A जो होगा उसकी क्या होगी हाईएस्ट होगी, B जो होगा उसकी क्या होगी लोवेस्ट रहेगी। और अपने को निकालना है A और B रेस्पेक्टिवली, क्या कौन सी गैस A रहेगी कौन सी गैस B रहेगी। अब समझते हैं KH की वैल्यू किसमें है, बार में, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अगर बार में है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू KH इंटू शाइन, ये अपना गैस का शाइन, ठीक है, गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो जो जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन रहेगा, जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन रहेगा, इसका मतलब है उतनी ज्यादा गैस उसमें घुली हुई है, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, अपने को KH दे रखा है। तो अपन अज्यूम करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक कांस्टेंट, तीनों के लिए अपन सेम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पे KH की वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो अगर KH ज्यादा रहेगा तो ये पर्टिकुलर चीज कम होगी, ठीक है। अगर ये चीज कम होगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो KH ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम है, तो KH सबसे ज्यादा किसकी है हीलियम की, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो B अपना क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। K सबसे कम किसका है, अगर K कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, K सबसे कम किसका है ऑक्सीजन का, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि तुम्हें कौन सी इक्वेशन लगानी है, बाय चांस तुम तो पता है कि यार हमें तो हेनरी कांस्टेंट पता है, कोई सी भी इक्वेशन लगा लो, दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आता वो समझते हैं, जो कि गलत आता, रॉन्ग क्या आता वो समझते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन से ये आता कि जैसे कि अपना सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू K' होता है, ठीक है। अपन अज्यूम करते कि ये जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है सबके लिए, तो अपना ये आता है कि जिसका K ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में ये वाला K तो पूछा ही नहीं गया है, क्वेश्चन में ये वाला K पूछा गया है और ये वाला K बता रहा है कि जिसका K ज्यादा उसका सोल्यूबिलिटी, उसका जिसका K ज्यादा उसका X कम और X कम तो सोल्यूबिलिटी कम, मतलब जिसका K ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी कम और जिसका K कम उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। लेकिन इसमें हो रहा है जिसका K ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ से अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से अपना आंसर सही आएगा। अपने को पता कैसे चला कि अपने को ये वाला लगाना है ये वाला नहीं लगाना, इससे
बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा एनसेट का पीवाईक्यू था, बहुत अच्छा पीवाईक्यू था। ठीक है, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम इसमें 50-50 चांस है, या तो ये लगा दोगे या वो लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एनसेट के पीवाईक्यूज हो गए, है ना। मैंने देखा था कि जो सॉल्यूशन में उसमें 2 ही पीवाईक्यू है। पिछले साल के मैंने उठाया, पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा, इस साल भी अगर 2 या 3 क्वेश्चन आ गए, तुम्हारे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखा, इजी आते हैं। ठीक है, हेनरी वाला थोड़ा ट्रिकी था, बाकी पहले वाला तो बहुत इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अब जो ये अपन ने चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने क्या, जिसकी अपना सिलेबस है, ठीक है, सॉल्यूशन का सिलेबस है। अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिए यार, कौन सा किस में सॉलिड सॉलिड में घुलेगा, या फिर लिक्विड में अपन सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड में अपन क्या करेंगे, गैस मिलाएंगे। ठीक है, वो सब। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मास परसेंटेज, या फिर अपन ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, सोल्यूट का भी पढ़ लिया, सॉल्वेंट का भी पढ़ लिया, है ना। सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स के लिए पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये अपन ने हेनरी अभी पढ़ा लास्ट में। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन अलोई वगैरह अपन ने पढ़ा था। राउल्ट्स लो अपन ने पढ़ा था, वेपर प्रेशर निकालने के लिए यूज होता था। क्या होता है अपना मोल फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा, पी नोट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नोट। ये प्योर स्टेट में होगा, पी नोट होता है प्योर स्टेट में होता है। उसके बाद हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सिर्फ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती कि Na+ है कि Cl- है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। अपन ने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा। इसको डिस्कस किया कि ये क्या होता है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा, आई। ठीक है, कब यूज करना है, कैसे चेंजेस आते हैं, डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर पे क्या अफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का जितना भी सिलेबस है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के, जितना जानने की जरूरत है उतना जान के, जितने भी फॉर्मूलाज है उनमें उनका सबका मतलब क्या होता है और उनको कैसे यूज करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी अपन ने देखा है कि कैसे कैसे अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके ये पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है और इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। थ्योरेटिकल वाइज तुम पूरे क्लियर हो, कुछ क्वेश्चंस भी तुमने कर रखे। ठीक है, तो अब बेसिकली जो मैं सोच रहा हूँ, है ना, यहाँ पे चलो ठीक है, क्वेश्चन और तुम्हें होमवर्क देते हैं, ये तुम होमवर्क में करके लाना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होमवर्क में करके लाना, ये तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन कराया नहीं गया है। जो भी तुम्हारा आंसर आए वो कमेंट कर देना। ठीक है, जो भी आंसर आए कमेंट कर देना, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे तुमने पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली पढ़ लिया है। थ्योरी तुमने ऑलमोस्ट पढ़ ली। थ्योरी के बाद तुम्हें जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें गूगल फॉर्म दे देंगे, है ना। गूगल फॉर्म तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच हो जाएगी, वहां पे कुछ भी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 होंगे या 7-8 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम वहाँ पे अटैच कर देंगे, है ना। उनके सॉल्यूशंस बाद में चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तुम उन सबको गूगल फॉर्म में ट्राई करना, हमारे पास रिस्पॉन्स हो जाएंगे, हमें भी पता चल जाएगा कि तुम्हें जो भी हमने पढ़ा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए लेक्चर में, यार ये वाली चीज समझ में नहीं आई, ये वाली चीज इंप्रूव हो सकती है, या फिर या धीरे पढ़ाओ या फिर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ाओ, जो भी हो, जो भी तुम्हारी चीज हो वो तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। या और कुछ तुम्हें सीरीज को लेकर चाहिए कि यार ये भी पढ़ा सकते हो, है ना, तो वो सब तुम बता सकते हो। ठीक है, बाकी जो गूगल फॉर्म में दूंगा वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगली बार जो भी अगला लेक्चर्स होगा उसमें हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, बाय बाय।